नमस्कार, मैं हूँ रीत चौधरी और आप देख रहे हैं रियलिटी विद रीत। जयपुर को अपनी कर्म भूमि बनाकर और यहाँ के लोगों के प्रति अपने सेवा भाव को जीवन का एकमात्र स्तंभ बनाकर आगे बढ़ने वाले राजीव अरोड़ा जी से आज हम खास बातचीत करने वाले हैं। इनके जीवन का ये उसूल है कि रिटर्न बैक टू द सोसाइटी व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इट। राजीव अरोड़ा जी जयपुर ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त ज्वेलरी ब्रांड आम्रपाली ज्वेल्स के संस्थापक हैं। जयपुर के नाम को ऊंचाइयों तक ले जाने के अपने विजन को साथ लेकर इन्होंने टूरिज्म के प्रति लोगों को जागरूक करना शुरू किया। आज जयपुर को एक हेरिटेज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इनका भरपूर योगदान रहा है। एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ राजनीति और देश विकास की तरफ भी अपना रुझान रखते हैं। ये राज्य मंत्री रह चुके हैं, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के पूर्व चेयरमैन हैं और साथ ही ये अनेकों अभियानों से जुड़े हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियलिटी विद रीत के इस खास एपिसोड में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपका अनुभव भी अच्छा रहेगा और साथ ही हमारे दर्शकों को भी आपको और बारीकी से जानने का मौका मिलेगा। जरूर, धन्यवाद। देखिए, जैसा कि जयपुर आपकी जन्म और कर्म भूमि दोनों है और आप एक वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स की फैमिली से भी आते हैं, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आपके अंदर ये सेवा भाव है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कहाँ से आया? देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने एक साक्षरता अभियान शुरू करा जयपुर के अंदर मेरे साथियों के साथ। ये 1973-74 की बात है। मैं और मेरी टीम के सदस्य जयपुर की कच्ची बस्तियों में जाते थे और वहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा, जो हमारे बुजुर्ग अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे, हस्ताक्षर करना नहीं जानते थे, उनको हम फर्स्ट वैरायटी पढ़ाते थे और महिलाओं को ख़ास तौर से। और ये कार्यक्रम लगभग 2-2.5 वर्ष मैंने चलाया। उस वक्त मेरी उम्र भी 17-18 साल की थी, लेकिन तब से मुझे लगा कि इस दुनिया में और ख़ास तौर से अपने हिंदुस्तान में अगर आपके पास कोई विद्या है या संपन्नता है, उसको शेयर करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वंचित हैं कई परिस्थितियों के कारण, उनके संग हमको बातचीत करनी चाहिए और मुझे उसमें बड़ा सुख का अनुभव होता था। फिर जब इमरजेंसी लग गई, विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव नहीं हुए, उससे पहले मैं राजस्थान कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था, तो मुझे वहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त करा गया और जिम्मेदारी दी गई खास तौर से सोशल सर्विस की। तो उस वक्त मैं एनएसएस के संग और दूसरे कार्यक्रमों के संग जुड़ा और इससे निश्चित रूप से जो भावनाएं पैदा हुई, तो मैंने सोचा कि राजनीति जो है उसमें रचनात्मक काम भी होने चाहिए और छात्रों को, विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ इस क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, क्योंकि वो समाज का वो वर्ग है जिसके पास जोश भी है और जिसके पास होश भी है। तो शिक्षा को बांटना विद्यादान से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं। इस तरीके से शुरुआत हो गई, तो आगे भी जब मैं व्यापार में आया उसको मैंने चालू रखा। अभी मैं MFJCF करके एक संस्था चलाता हूँ, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना। जयपुर वासियों को मालूम होना चाहिए कि अंगदान महादान जी। एक खामोशी अनेक मुस्कान, आओ करें अंगदान। क्या ज़रूरत है कि देश में लाखों करोड़ों लोगों को विभिन्न अंगों की आवश्यकता है। बिल्कुल। किसी को किडनी चाहिए, किसी को लिवर चाहिए, किसी को हार्ट चाहिए, किसी को नेत्र चाहिए, और इसके ऊपर राजस्थान में कोई संस्था काम नहीं कर रही थी और कोई कानून बना हुआ नहीं था। 1994 के अंदर एक होटा कानून बनाया केंद्र सरकार ने, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट। उसके माध्यम से पूरे देश में, खासतौर से दक्षिण भारत में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने लगे और जो अवैधानिक रूप से या अंगों की खरीद फरोख्त होती थी, उसको रोकने के लिए किसी व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, डॉक्टर पहले कोशिश करें उनको बचाएं और नहीं बच सकें तो उनके परिजनों को इस बात के लिए कन्विंस करें कि वो अंगों का दान कर सकें। इस काम को मैंने शुरू करा। इस बात को लगभग 13-14 साल हो गए, 2009-2010 की बात है। और
दोनों सरकार, पहले वसुंधरा राजे जी की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार, दोनों ने इसमें बहुत सपोर्ट करा और राजस्थान में इसके लिए विशेष कमेटियाँ बनी सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, जो कि डिक्लेयर करती हैं कि ब्रेन डेथ हो गया और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो जितने भी किडनी, लिवर, हार्ट ट्रांसप्लांट राजस्थान में हुए हैं, कभी ग्रीन कॉरिडोर बन के दिल्ली गया हो कोई लिवर, या कोई हार्ट मुंबई गया हो विशेष विमान के द्वारा, वो सब हम लोगों के सहयोग से हुआ। और उनकी अंगदाताओं की स्मृति में यहाँ पृथ्वीराज रोड और राम सिंह रोड के कॉर्नर के ऊपर हम लोगों ने एक अंगदाता स्मारक बना रखा है। आप भी जाते हो देखना उसको। उसमें जो भी व्यक्ति अंगदान करता है उसका नाम उसमें वह लिखवाते हैं। तो मैं तो आह्वान भी करूँगा जयपुर की राजस्थान की जनता से कि इस पुनीत कार्य के संग जुड़ें और लाखों लोगों को हम नव जीवन दे सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है नवजीवन। सर, ये तो बहुत ही नेक कार्य आप कर रहे हैं और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि जो यूथ है, क्योंकि यूथ के ही हाथ में हम कहते हैं कि आगे की पूरी डोर है, पूरे देश के विकास की डोर है। निश्चित रूप से, क्योंकि भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है। यहाँ पे 35 वर्ष की से कम आयु के दुनिया में किसी भी एक देश में सबसे ज़्यादा लोग हैं तो हिंदुस्तान में हैं। अगर ये नौजवान पढ़ा लिखा होगा तो भारत जो है विश्व गुरु बन सकता है। मैं हमेशा अपनी तकरीर में, अपनी बातों में, जब भी मैं युवाओं से मिलता हूँ, किसी कॉलेज में जाता हूँ, यही कहता हूँ कि 19वीं शताब्दी जो थी वो यूरोप की शताब्दी थी, क्योंकि उस वक़्त औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप के अंदर। तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, हॉलैंड है, डेनमार्क है, उनको बाजार चाहिए था, तो वो अपने देशों से बाहर निकले। उन्होंने हिंदुस्तान जैसे देशों के ऊपर राज करा, क्योंकि उनको एक मार्केट मिल गया और उनको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने की जगह मिल गई। हिंदुस्तान से कपास जाती थी, मैनचेस्टर में कपड़ा बनता था और बन के वापस दुनिया में बिकने के लिए आता था, इंडिया में भी आता था। 20वीं शताब्दी अमेरिका की शताब्दी थी निस्संदेह रूप से, क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर हुई। दोनों वर्ल्ड वॉर यूरोप के अंदर हुई। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आपस में लड़े और रशिया के अंदर पहले कम्युनिज्म आया 2017 में, उसके बाद कम्युनिज्म खत्म हो गया तो कोल्ड वॉर शुरू हो गई। तो जब 2 बंदर की लड़ाई होती है तो बिल्ली को फायदा होता है, वैसे अमेरिका को फायदा हुआ। आपने देखा कि अमेरिका की सामरिक, औद्योगिक, बौद्धिक ताकत 20वीं शताब्दी में भी चरम सीमा पे थी। पूरी दुनिया के देश जो वेस्टर्न हम फिलॉसफी होती है उसको फॉलो करने के लिए अमेरिका के पीछे जाने लगे, चाहे हमारा संगीत हो, चाहे हमारा कुजीन हो। तो अमेरिका ने 20वीं शताब्दी में उसका दबदबा रहा। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आए राजीव गांधी, उन्होंने 21वीं शताब्दी के भारत की कल्पना करी। वो उन्होंने कहा कि इस देश में कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए। बहुत विरोध हुआ। आज कंप्यूटर और संचार क्रांति की वजह से, मोबाइल फोन, हिंदुस्तान देश में अग्रणी है। सिलिकॉन वैली जो यूएसए में है उसमें हिंदुस्तानियों का दबदबा है। सारे बड़े कंपनियों के सीईओ हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में चाहे बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, पुणे हो, उसके अंदर लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और दुनिया की बड़े बड़े कंपनियों के लिए, एयरलाइंस के लिए, बैंक के लिए सॉफ्टवेयर इंडियन बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इस चीज़ को परसीव करा कि 21वीं शताब्दी एशिया की शताब्दी होगी। तो आप देख लीजिए, आज हम कोई गाड़ी चलाते हैं, कोई क्या जापान की गाड़ी है, ह्यूंडई चलाते हैं, कोरिया की गाड़ी है, एलजी के अप्लायंस काम में लेते हैं। तो जापान, कोरिया, चाइना, हिंदुस्तान, ये बड़े तेजी से विश्व में उभरे। अब ये प्रश्न है कि इस एशिया की शताब्दी को भारत की शताब्दी में कैसे बदलें। और जो आपका प्रश्न था युवाओं का, इसमें सबसे बड़ा रोल है। अगर वो आज प्रण ले लें तो हम 2024 में हैं, 2047 की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, अगले 25 वर्षों के अंदर इस देश का नक्शा बदल सकता है। लेकिन अकेले सरकार से नहीं होगा, युवाओं को ये प्रण लेना पड़ेगा कि 2050 में भारत विश्व का
सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश अग्रणी बने, अर्थव्यवस्था बने, सामाजिक अर्थव्यवस्था बने, आध्यात्मिक रूप से हम मजबूत हों, हमारी बौद्धिक ताकत बढ़े, हमारे पास कितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कितने वहाँ पर राइट्स हैं, हमारे स्टार्टअप्स के पास दुनिया के अंदर कितने पेटेंट हैं, उससे आपकी ताकत बनेगी। न आपके पास कितने हवाई जहाज हैं, कितने टैंक हैं। तो जब आपके पास दुनिया के अंदर कमांड होगा, जब आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को दुनिया बेचेगी और उसका बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलेगा, तब हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन आएगा। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है कि 21वीं शताब्दी का अंत होते होते तक भारत विश्व के नक्षत्र पे सबसे चमकता हुआ सितारा होगा। बिल्कुल सर, मतलब आपकी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि आपने भी मात्र 16-17 की उम्र से ही जो आपने कहा सोशल वर्क की तरफ आप आ गए थे। तो अगर हम सब भी, मैं कहूँगी जितने भी युवा हैं जो ये सुन रहे हैं, वो भी अगर आज ही ये प्रण लें और जिम्मेदारी उठाएं कि वो भी आगे जो सेवा भाव के साथ में अगर आगे बढ़े, तो बिल्कुल हम विश्व गुरु बन सकते हैं। जी, अभी हमने लाल कोठी पे जो शमशान गृह है, उसके अंदर मेरी जो संस्था है जयपुर सिटीजन फोरम, उसके सहयोग से हमने एक गैस आधारित शमशान गृह बनाया है, शव गृह बनाया है। क्योंकि अगर हम पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं होंगे तो एक व्यक्ति को जलाने के लिए कितनी बड़ी लकड़ी काम में आती है, कितना पेड़ कटते हैं। और बिजली की जगह गैस आधारित जो क्रिमेटोरियम होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो देश में कई जगह लगे हुए भी हैं, तो हमने जयपुर में लगाया। जब कोरोना का समय था तब अस्पतालों में जाके लोगों को भोजन देना, उनको मुफ्त में दवाइयाँ देना, उनको पानी पिलाना। और राजस्थान में सबसे पहले जयपुर अस्पताल के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट, जो सरकारी अस्पताल है, किसी प्राइवेट अस्पताल नहीं है, उसमें मैंने मेरे साथियों ने मिलकर लगाया। उसके बाद RUHS, जो सबसे बड़ा केंद्र था कोरोना के कैंप में, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते थे, उसके अंदर एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट हमने लगाया। तो ये जो आप काम करते हो, उससे आपको संतोष मिलता है, उससे लगता है कि आपके जीवन का कोई मीनिंग है, कोई आपके जीवन का महत्व है। जब यहाँ पे आपने सीखा, यहाँ पे कमाया और यहाँ पे वापस दिया, मैं कहता हूँ लर्निंग, अर्निंग और रिटर्निंग, ये युवाओं को अपने जीवन में आज से बना लेना चाहिए। यहाँ पे सीखो, जब 25 वर्ष की उम्र तक होते हैं हम सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, शिक्षा सीखते हैं, फिर हम कमाने लगते हैं, तो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और सामाजिक रूप से जो आपको प्रतिष्ठा मिलती है वो भी आपकी पूंजी होती है। फिर एक समय आता है कि जो आपने लर्न करा है, जो अर्न करा है, उसको आपको समाज को वापस देना है, रिटर्न करना है। तो वो काम मैं कर रहा हूँ। मैंने म्यूजियम बनाया यहाँ पे, आम्रपाली म्यूजियम, क्योंकि मैं जवाहरात का व्यवसाय करता हूँ और पुराने जो गहने पहनते थे हमारे आदिवासी लोग, हमारे गांव के लोग, जो कला हमारी विलुप्त हो रही थी, उसको का मैं काम करता हूँ, तो मैंने उसको कलेक्ट करना शुरू करा। तो दैट इज द बेस्ट गिफ्ट आई कैन गिव टू द सिटी, टू द सोसाइटी। एक म्यूजियम मैंने बना के दे दिया। तो ये सब लर्निंग, अर्निंग, रिटर्निंग का प्रोसेस है, एक टोटल इकोसिस्टम है। आपको उसके संग पार करना पड़ेगा। आप एक ही चीज नहीं कर सकते कि खाली आप कमाएं या खाली आप धन को संग्रह करना सीखें। जब तक आप 1000-2000 लोगों को रोजगार नहीं देंगे, तब तक आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो। मैं जब BA में पढ़ता था, मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर एक अपना रेकरिंग डिपॉजिट सिंडिकेट बैंक में खुलवाया। 10 रुपये महीना मैं मेरी पॉकेट मनी में से बचाता था। 25 रुपये मिलते थे मुझे, और 3 साल में 360 रुपये हो गए। उसको ब्याज समेत जब मैंने व्यापार शुरू करा तो 390 रुपीज मुझे मिले थे। उससे आम्रपाली की शुरुआत हुई। ये मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी कि जैसे आम्रपाली को 45 वर्ष से ज्यादा हो गया, और जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 390 रुपए से आपने शुरुआत की और हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ से, मतलब हैंडीक्राफ्ट्स के साथ में आपने शुरुआत की। तो क्या इंस्पिरेशन? पैसे ही नहीं थे तो बिल्कुल, फिर डिजाइनिंग कोई महंगी चीज नहीं कर सकते थे, तो पहले लकड़ी के बॉक्स बनवाते थे। मैं हफ्ते में 5 बार 6 बार भी दिल्ली सवेरे बस से जाता था, शाम को वापस आता था, माल बेच के ट्रेन से जाता था। तो लोगों ने मेरी सफलता तो देखी है लेकिन संघर्ष नहीं देखा। तो मैं हमेशा कहता हूँ युवाओं से कि मेहनत बड़ी खामोशी से करो, तो सफलता शोर मचाएगी। तो ये मैं जब कहता हूँ, जब मैंने मेरी जिंदगी में निभाया है, गांधी जी ये कहते थे ना कि
मेरा जो जीवन है वही मेरा संदेश है। तो अगर मैं खाली उपदेश देना शुरू कर दूं एक सफल राजनेता, एक सफल उद्योगपति के नाते, तो उसको मुझे बताना पड़ेगा आप एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बनने चाहिए लोगों के लिए, आप उनके मेंटर बनने चाहिए, आप उनको मोटिवेशन कर देना चाहिए। जब मैं जाता था लोगों के पास काम के लिए उस वक्त, तो मुझे कोई सहयोग नहीं करता था। वो सोचते थे कि इनके पिताजी तो वकील थे, दादाजी डॉक्टर थे, ये पढ़े लिखे परिवार से आता है, परिवार का कोई बिजनेस नहीं है, इनको 1000 रुपये का भी उधार दे देंगे तो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैंने वो संघर्ष का समय देखा है। मेरे पास अब कोई भी युवा कोई राय लेने के लिए आता है तो मैं उसको हमेशा प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ और उसको बताता हूँ कि ज़िंदगी में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैंने प्रेसिडेंट क्लिंटन, ओबामा और ट्रंप जैसे जो विश्व के नेता हैं उनके परिवार के लिए ज्वेलरी बनाई है। क्वीन एलिजाबेथ आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई फोटो, उन परिवार के लिए बनाया है। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी से काम करा है। जो हिंदुस्तान की बेस्ट मूवीज़ बनी हैं उनके लिए ज्वेलरी डिजाइनिंग करी है, मिस इंडिया के लिए करी है, मिस वर्ल्ड के लिए करी है। तो आप ये समुद्र है बहुत बड़ा, आप लोटा लेके जाओगे तो लोटा भर के लेके आओगे, बाल्टी लेके आओ तो बाल्टी भर के लेके आओगे। आप में क्षमता होनी चाहिए अपने सामर्थ्य के कि हिसाब हम से उसको लेके कितना दोहन कर सकें और कितना हम बाद में कंट्रीब्यूट भी कर सकें। तो अगर ये आप ये काम करते हो तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, इंदिरा जी कहती थी कि कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन, ये उनकी बात नहीं है, आपके मेरे सबके जीवन में ये बहुत जरूरी है। यही हमें आगे लेके जाती हैं। ये आगे लेके जाते हैं। हार्ड वर्क नहीं करोगे फौरन फिसल जाओगे, दूरदर्शी नहीं होगे तो कहाँ पे जाओगे, पक्का इरादा नहीं होगे चढ़ोगे कैसे चोटी के ऊपर। और बिना अनुशासन के, अगर मैंने आपको 12 बजे का टाइम दिया है तो मैं 12:01 पे यहाँ पे होना चाहिए। तो ये अपने जीवन के अंदर ये सब चीज़ें क्या लें। जापान से, चाइना से, कोरिया से हम तभी मुकाबला कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों पहले जापान जाके आया, एक भी गाड़ी देर से नहीं चलती है, सब टाइम के ऊपर चलती है। कोई कारण नहीं कि इस वजह से रुक जाए। स्विट्जरलैंड आप जाके देखिए कितनी टाइम पे पंक्चुअल लिखती है। उनकी घड़ियाँ आप आज हम लोग पहनते हैं क्योंकि सही समय देती हैं, आप सही समय पहुँचते हैं। अगर हम लोग ये करना सीख लेंगे तो ये एक राष्ट्रीय चरित्र की बात है, ये मेरी आपकी बात नहीं है। इस देश के हर पुरुष को, हर नारी को, हर युवा को इस विषय में सोचना पड़ेगा कि हम इन सब चीज़ों का पालन करें। मैं जो शशि थरूर जी की एक बात सुन रहा था, वो कहते हैं कि मैं जब भी किसी से पूछता हूँ या बाजार में कभी कहीं पे किसी को देखता हूँ तो लगता है कि सबसे व्यस्त लोग हिंदुस्तानी हैं। वो किसी काम में व्यस्त हैं, टाइम में व्यस्त हैं, नहीं कोई भी काम समय पे नहीं करते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको अपने समय का पालन करना या हमारा मैनेजमेंट के अंदर थोड़ी कमी है, वो डालना पड़ेगा। देखिए, हम जानते हैं कि आपको सिनेमा भी बेहद पसंद है, तो आपके अनुसार एक सिनेमा का क्या रोल हो सकता है सोसाइटी को शेप करने में? देखिए, मैं जो फिल्म सेंसर बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उसके नेशनल बोर्ड में एज ए डायरेक्टर 2 टर्म रहा। शर्मिला टैगोर जी उसकी चेयरमैन थी। राजस्थान से नेशनल बोर्ड में कोई पहले रहा नहीं था। हिंदी फिल्में हैं, उनमें क्या संदेश जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जब राजस्थान सरकार में 3 बार मुझे मंत्री का दर्जा मिला, मैं राजस्थान टूरिज्म का चेयरमैन रहा, राजस्थान होटल कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, जो NRI अफेयर्स है राजस्थान फाउंडेशन, उसमें मुख्यमंत्री जी के संग वाइस चेयरमैन रहा, तो फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, एक्सपो प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन रहा। तो हमने सोचा कि एक तो फिल्में राजस्थान में आके बने, क्योंकि जो वैभव, जो आर्ट एंड कल्चर, जो पुरानी इमारतें और जो यहाँ का रंग है राजस्थान का, उसको फिल्मों के माध्यम से दिखाए जाने की जरूरत है। सत्यजीत रे फिल्में बनाते थे, उनकी फिल्मों को मैं पेरिस गया तो वहाँ पे मेरे को ऐसे दीवाने मिले कि जो
जब भी कोई उनकी फिल्म लगती थी उसको देखने के लिए जाते थे। फ्रेंच लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, अमेरिका में वैसे था। बॉलीवुड के सेक्शन, हॉलीवुड के लोग भी उनको बहुत पसंद करते थे। तो अगर हम एक ऐसी प्रेरणाप्रद फिल्में बनाएंगे तो पहले तो सिनेमा ही खाली मनोरंजन का साधन था। पिछले 10-15 वर्ष में टीवी आ गया, अब तो इंटरनेट घर पे है। गाड़ी में चलते हो आप मूवी देखते हो, गाड़ी में चलते हो आप न्यूज़ देखते हो, तो सिनेमा का स्वरूप बदल गया। लेकिन मैं आज भी जब मैं सवेरे जिम करता हूँ तो 1960s के बॉलीवुड के गाने में सुनता हूँ। उनका जो मीनिंग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे वो रोमांस से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी व्यक्ति की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो, चाहे देशभक्ति से जुड़ा हुआ हो। वो देशभक्ति के गाने आपके बाजुओं के अंदर, बाजू में आपको लगता है कि फड़कने लगती हैं आपकी सुनने के बाद में, देश प्रेम से ओतप्रोत से हम बढ़ जाते हैं। अगर गांधी फिल्म नहीं बनती तो गांधी को हम स्कूल में जाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते भी हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसको पूरी दुनिया को उसके बारे में जानने का मौका मिला। तो फिल्में तो एक बहुत सशक्त माध्यम है कोई बात को पहुंचाने का। अभी जैसे मैं ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहा था, तो वो जिंदगी करके एक फिल्म बनी जो ऑर्गन डोनेशन के ऊपर ही बनी हुई है। तो ये जो संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं, फिल्में इसका एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकती है। और हिंदी फिल्मों के साथ साथ दक्षिण भारत जो है आजकल फिल्मों के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है और वहाँ लोकप्रियता भी है। तो मनोरंजन तो हुए, लेकिन उसके साथ साथ संदेश भी जाए और हमारा इतिहास भी देखने को मिले। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अभी टाइम के साथ साथ में जो संदेश की हम बात करते हैं वो धीरे धीरे सिनेमा से लुप्त होता जा रहा है, सिर्फ मनोरंजन रह गया? वो इसलिए रह गया है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर सिनेमा जो है वो 3 घंटे के लिए उनको जिंदगी की तकलीफें भुलाता है। वो फिल्म इसलिए देखने के लिए जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ पा रहे हैं उसको भूल के जो सुनहरे पर्दे के ऊपर जो एक शान शौकत की ज़िंदगी दिख रही है, या एडवेंचर है, या एक्साइटमेंट है, वो उसको अनुभव करते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर फिल्में चलती हैं। लोग बाग पहले सिनेमा की टिकट की खिड़की के ऊपर टूटते थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म आती थी, राजेश खन्ना की फिल्म आती थी, उनके हीरो होते हैं, वो उनके रियल लाइफ हीरो की तरह बन जाते हैं। तो हमको ये महत्व समझना पड़ेगा, उसका भी महत्व है। इसलिए हम मनोरंजक फिल्म को नकार नहीं सकते। सारी फिल्में अगर संदेश वाली बनेंगी, सामाजिक संदेश देंगी, तो हो सकता है कि वो व्यावसायिक रूप से सफल ना हो। तो व्यावसायिक रूप से सफल कैसे होंगी? तब हो सकता है कि राज्य सरकार सहायता करे फिल्म बनाने में, उनको सहयोग दे। राजस्थानी भाषा को बढ़ाना चाहते हैं, राजस्थानी भाषा की फिल्मों को सहयोग दे। अगर राजस्थान के वैभव को दिखाना चाहते हैं तो प्रोड्यूसर को बोले आप आओ, 25 करोड़ रुपए मैं हम आपको दूंगा, आप आमेर के ऊपर, कुंभलगढ़ के ऊपर, जैसलमेर के ऊपर, हल्दी घाटी को फिल्म के अंदर दिखाओ। वो 25 करोड़ रुपया वसूल हो जाएंगे जब टूरिस्ट आएगा, देशी विदेशी पर्यटक आएगा। तो ये दूरगामी नीति के परिणाम होते हैं। तो इसलिए आपके पास विजन होना चाहिए। कोई भी कलाकार अगर एक कैनवस लेके खड़ा होता है और उसके पास एक सपना नहीं होता तो उसमें चित्र नहीं बना पाता, और चित्र बनाता है तो उसमें फिर धीरे धीरे रंग भरता है। जब रंग भर जाते हैं तो खुश होता है। ऐसे ही मानव का जीवन है। तो जो युवा हैं उनको सामने एक चित्र होना चाहिए, मेहनत करें, पहले चित्र बनाएं, फिर चित्र में रंग भरें, उसका आनंद करें, लें अपने परिवार के साथ। आप सद्भावना के सिपाही अभियान के मेंबर भी हैं और राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, तो इस बारे में जरूर कुछ जानना चाहूँगी। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब मैं सुनील दत्त जी से मिला। तो सुनील दत्त आपको मालूम है कि हिंदी फिल्म जगत के बहुत बड़े अभिनेता थे और बड़े मानवतावादी थे। बाद में मेंबर पार्लियामेंट बन गए। मैंने उनके संग आतंकवाद के खिलाफ जो यात्रा थी उसमें मैंने भाग लिया। और राजस्थान में जो हमने एक सद्भावना यात्रा निकाली, उनके संग 24 घंटे में साथ रहा। 24 घंटे मतलब ये है कि जिस होटल में जाके ठहरते थे तो हम साथ ठहरते थे और मेरी गाड़ी के अंदर वो सफ़र करते थे।
और हमने राजस्थान में लोगों के साथ घूमे, तो सद्भावना का जो संदेश है वो प्रेम, शांति, सद्भावना का संदेश है। कोई भी प्रदेश या कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता जब वहाँ पे आपस में वैमनस्य ना हो, सद्भावना हो, प्यार हो। अगर यहाँ पे दो धर्मों के बीच में झगड़े होते रहें, अक्टूबर का महीना है, मार्च तक टूरिस्ट आता है, लोगों को लगे कि यहाँ पे दंगे हो जाएंगे, तो कौन पर्यटक आएगा? सबसे पहले पर्यटक आने से पहले देखता है कि उस प्रदेश में या शहर में अमन चैन है कि नहीं। तो इस देश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसको हमको अपनाना चाहिए और उसको फैलाना चाहिए। ऐसी जो भी ताकतें हमको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, रंग के नाम पे, भाषा के नाम पे तोड़ती हैं, उनसे हमको दूर रहना चाहिए। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। उनको जहाँ पे छाया मिलती है वो पक्षी देखता है क्या कि गुरुद्वारा है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, उसको जहाँ उसको आराम मिल रहा होता है वहाँ जाके बैठ जाता है। तो इंसान को भी अपने जीवन में ये होना पड़ेगा, तब सद्भावना का संदेश आएगा। और मैं इस बात को मानता हूँ कि हिंदुस्तान में और खासतौर से राजस्थान में जवाहरात का काम होता है, साड़ी पे, कपड़ों पे जरदोजी का काम होता है। जो व्यापारी हैं ज़्यादातर हिंदू हैं और जो ज़्यादातर कारीगर हैं वो मुस्लिम हैं। अगर ये दोनों कम्युनिटी साथ काम नहीं करेंगी तो कैसे व्यापार बढ़ेगा? हमको इन बातों को सोचना चाहिए। कोई भी उत्तेजक नारे लगाना, उत्तेजक बात करना, किसी को नीचे करना, ये दोनों पे लागू होता है, इससे बचना चाहिए। जो कितनी खूबसूरत प्रदेश है ये कि हम दिवाली मनाते हैं, हम ईद मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं। इस दुनिया के किसी देश के अंदर इतने त्यौहार मिलते हैं? कभी इतना मौका मिलता है कि कभी सेवइयाँ खाओ, कभी लड्डू खाओ। ये जो गुलदस्ता है विभिन्न फूलों का, उससे भारत की सभ्यता संस्कृति बनी है। हम इसको क्यों बखेरना चाहते हैं? इसको हमको आनंद लेना चाहिए। मेरे ख्याल से दुनिया के दूसरे मुल्क इस बारे में ईर्ष्या करते होंगे कि हमारी तो छुट्टी होती है, क्रिश्चियन त्यौहार होता है तो भी, मुस्लिम त्यौहार होता है तो भी, हिंदू त्यौहार होता है तो भी, तो और हम अपने दोस्तों के घर जाते हैं, उनके संग खुशी मनाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो अनूठा जो देश है, जो विभिन्नता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो देश है, उस पर हमको गौरव करना चाहिए और इसको संजो कर रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि भारत में जितनी मिठास त्योहारों की उतनी शायद ही किसी देश में या फिर कहीं भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट और क्या क्या स्ट्रैटेजीज या फिर किन तरीकों पे काम कर सकती है जिससे कि ज्वेलरी सेक्टर को और प्रमोट कर सके? हिंदुस्तान में हस्तशिल्प जो है, जो कारीगरी है, वो दुनिया में अभी भी सबसे सस्ती है और ये हमारी ताकत है। इसको केंद्र सरकार को समझना चाहिए। मुझे आश्चर्य हुआ जब मेक इन इंडिया का कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें 18 इंडस्ट्रीज को उसमें चिन्हित करा गया जिनको प्रमोट करा जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर देश में नंबर 2 विदेशी मुद्रा कमाने वाला सेक्टर था उस वक्त। आपने उसको उसमें नहीं लिया। तो हमको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि इस देश की जो खूबी है, अगर दुनिया के 90% जो हीरे हैं उनकी कटिंग पॉलिशिंग हिंदुस्तान में होती है। इंडिया जो है विश्व का ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है, बशर्ते कि यहाँ पे सोना चांदी सस्ता हो। यहाँ के लोग जाके दुबई से जाके सोना खरीद के नहीं लेके आए, इसलिए लेके आते हैं क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी कम है, यहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा है। अभी सरकार ने कुछ ड्यूटी कम करी है, लेकिन और भी गुंजाइश है। जो मशीनें आती हैं वो बाहर के मुकाबले हमको महंगी पड़ती हैं, उन पर ड्यूटी खत्म होनी चाहिए। जो लेबर लॉज हैं उनको सरल बनाना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ करेंगे, कस्टम हाउस 24 घंटे चलना चाहिए। हम बात करते हैं लेकिन ईज टू डू बिजनेस जो है वो होना चाहिए। मैं
पिछली सरकार में स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, राज्य मंत्री का दर्जा था। हम लोगों ने प्रयास करके जयपुर को जेम बोर्स की जमीन दिलवाई है। ये दुनिया का पहला रंगीन रत्नों का जेम बोर्स होगा। जेम बोर्स होगा मतलब एक जगह पे 2000 से ज़्यादा ऑफिस होंगे, जिसमें लोग बात ट्रेडिंग कर सकेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, लॉजिस्टिक के ऑफिस होंगे। तो ये सबसे परिवर्तन आता है। हमने देखा है सूरत में, गुजरात में बहुत मेहनत करा है। जब मैं REPC एक्सपोर्ट प्रमोशन हाउस चेयरमैन था, मैंने एक लक्ष्य रखा था कि हम 1 लाख करोड़ का निर्यात करेंगे राजस्थान से। हमारे इतनी चीज़ें बनती हैं उनको। अभी मेरे को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि वो 22-23% कम हो गया है। अच्छा। तो और गुजरात के अंदर 15 गुना ज़्यादा बढ़ा है तो इन राजस्थान के मुकाबले। तो ये बड़ा सोचने की चिंता का विषय होता है। सरकार की जो पॉलिसी होती है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। सरकार किसी भी पार्टी की आए, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। अगर किसी सरकार के समय किसी ने निवेश करा तो उसको मालूम होना चाहिए मुझसे जो वादा करा गया है वो आने वाली सरकार निभाएगी। जब हम ये बात करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। वी हैव सो much resources in the sector of mining, in the sector of renewable energy. सोलर एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं है राजस्थान में, विंड पावर का कोई मुकाबला नहीं है। तो निश्चित रूप से हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा टूरिज्म है, हर 40 किलोमीटर के दूरी पे हमारी भाषा बदल जाती है, कुछ दूरी पे हमारा खान पान बदल जाता है, पोल्यूशन बढ़ता नहीं है और टूरिज्म से आप बहुत कुछ कमा सकते हो। हमको जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उसके ऊपर अपनी नींव रख के एक नई इमारत बनानी चाहिए राजस्थान की। मुझे लगता है कि राजस्थान निश्चित रूप से देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य होगा। REPC के चेयरमैन भी आप रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स का क्या रोल रहता है ज्वेलरी को अगर हम बढ़ावा देने की बात जब कर रहे हैं तो? नहीं, ज्वेलरी ही नहीं, राजस्थान से टेक्सटाइल बहुत एक्सपोर्ट होती है, गारमेंट्स, इमारती पत्थर बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, इंजीनियरिंग बुक्स एक्सपोर्ट होते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, हमको लगता है कि राजस्थान एक डेजर्ट स्टेट है, एक मरु प्रदेश है। यहाँ से स्पाइसेस बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। ईसा बगोल जो हम दिन भर खाते हैं गुजरात से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैदा राजस्थान में होता है। ये किसी को मालूम नहीं कि यहाँ से गुजरात जाता है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ से निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। मैंने एक स्कीम शुरू करी थी, मिशन निर्यातक बनो। तो जो व्यक्ति पेंटिंग बनाता है, जो व्यक्ति लकड़ी के खिलौने बनाता है, फर्नीचर बनाता है, कारपेट्स बनाता है, गारमेंट्स बनाता है, कारीगर है, और यहाँ से बना के दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर सप्लाई करता है और वो वहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, तो उस प्रदेश के अंदर वो एक्सपोर्ट का आंकड़ा जाता है कि कर्नाटक से इतना एक्सपोर्ट हुआ, महाराष्ट्र से इतना एक्सपोर्ट हुआ। वो हमको नहीं मिल पाता, बनता राजस्थान में है, बाहर जाके निर्यात होता है, तो हम यहीं पे एक्सपोर्ट कर सके। तो मैंने मिशन निर्यातक बनो करके हमने स्कीम चालू करी थी और हज़ारों जो निर्माता थे उन्होंने उसको अडॉप्ट करा और वो निर्यातक बन गए, एक्सपोर्ट बन गए। उनकी ट्रेनिंग दी गई, हमने उनको डॉक्यूमेंटेशन सिखाया। तो इस तरीके की यूनिक स्कीम्स को लाने की आवश्यकता है अगर आपको एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना है। हम लोगों ने एक राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो शुरू करा था, जोधपुर में पहला एक्सपो हुआ था। मुझे दुख है कि अभी सरकार ने उसको बंद कर दिया है। उस तरीके की एक्सपो भी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो बड़े फेयर्स लगते हैं उसमें राजस्थान का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दूसरे देश से व्यापारियों को, इम्पोर्टर्स को राजस्थान बुला के दिखाना चाहिए। आप किसी को बोलोगे ना कि जयपुर या उदयपुर आना है तो खुशी खुशी आएंगे। किसी दूसरे शहर में जाने की जगह ये उनका पसंदीदा शहर होता है, अपनी पत्नी को भी साथ लेके आएंगे कि वो भी यहाँ पे शॉपिंग कर सके। तो ज्वेलरी का तो बहुत बड़ा एक स्कोप है कि कलर स्टोन की मंडी है सबसे बड़ी जयपुर। सबसे ज़्यादा एमरल्स की कटिंग, सेम प्रेशियस स्टोन्स की कटिंग पॉलिशिंग जयपुर में होती है। अब सीतापुरा का जो इलाका है वहाँ से न केवल गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, बल्कि फैशन ज्वेलरी भी बहुत एक्सपोर्ट होने लगी है। और फैशन ज्वेलरी क्योंकि आजकल शादी ब्याह ऐसे हो गए हैं कि लोग सोचते हैं कि हम अगर इस देश से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या जयपुर से गोवा शादी में जा रहे हैं तो ऐसी ज्वेलरी लेके जाएं
जो हमको खोने की चिंता ना हो, सोने चांदी की नहीं हो लेकिन सोने चांदी ऐसी लगती हो। तो मैं भी उसका निर्यात करता हूँ और पिछले 10 सालों से हमको देश में आम्रपाली एक्सपोर्ट्स को हाईएस्ट एक्सपोर्ट का अवार्ड मिलता है और उससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। तो एक नई शुरुआत है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सरकार इस पे ध्यान दे तो राजस्थान के अंदर बहुत संभावनाएं हैं और जवाहरात के क्षेत्र में तो मैं कह सकता हूँ कि ये देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। जी सर, रियलिटी विद रीत के थ्रू क्या संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश पहुंचाऊंगा कि खूब मेहनत करो और अगर आप कड़ी मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय आज के हमारे इस एपिसोड के लिए निकाला। उम्मीद करती हूँ कि आपका अनुभव अच्छा रहा। मुझे बहुत पसंद है आपसे आज बात करके। ये एक छोटी सी भेंट रियलिटी विद रीत की पूरी टीम की ओर से आपके। थैंक यू। आज के प्रसंग में रियलिटी विद रीत एक अनूठा प्रयोग है। ये वास्तविक जिंदगी उसके अनुभव को दर्शकों से जोड़ता है। ये मोटिवेशनल स्टोरीज देश में खास तौर से युवाओं के बदलाव व प्रोत्साहन के लिए जरूरी है। मेरी मंगल कामनाएं। अजीब अरोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद।